नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकारों की, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, अर्थात अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक की हमने वहां पर उसका समग्र अध्ययन किया था, पूरी डिटेल से बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 29 और 30, अर्थात हम दो अनुच्छेदों को पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 29 और 30 को। मुझे उम्मीद है और ये विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से मैं इन दोनों अनुच्छेदों को यहाँ पर बताऊंगा, शायद ही आपको कहीं पर इस तरीके से एकदम डिटेल से कहीं पर बताया गया हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये किसी भी परीक्षा में, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, सभी जगह यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी के सभी जो एग्जाम्स हैं, चाहे स्टेट लेवल के हों या संघ लेवल अर्थात केंद्र लेवल के हों, सब जगह पर यहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। उसी पे आज जो हम अगली कड़ी लेकर के आए हैं, पार्ट की बात करें तो पार्ट 13वां है ये मूल अधिकारों से संबंधित। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। मुख्य रूप से दो अनुच्छेदों की बात करनी है, लेकिन उसके पहले हमें ये जो दो शब्द दिए गए हैं, संस्कृति और शिक्षा, इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमें संस्कृति ही नहीं पता है, कल्चर क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, तो फिर शायद हमें इस अनुच्छेद के बारे में, इस राइट्स के बारे में हमें उतना ज़्यादा जानकारी ना मिल पाए। ठीक है, तो बात करते हैं संस्कृति की। देखिए, जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो दुनिया की किसी भी सभ्यता का एक ये मूल तत्व है, और इसमें कोई एक सामूहिक एक वर्ग होता है, कोई एक विशेष उसकी विशेषताएं होती हैं। उस वर्ग की कुछ विशेष विशेषताओं के साथ साथ उसके कुछ विशेष व्यवहार भी होते हैं। अब जैसे इसमें देखा जाए कि संस्कृति में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, तो संस्कृति में देखा जाए तो उनका रहन सहन शामिल होगा, उनका खान पान शामिल होगा, उनकी भाषा शामिल होगी, उनकी लिपि शामिल होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है किसी एक वर्ग को एक विशेष प्रकार का बनाती हैं, एक विशेष संस्कृति देती हैं। इसी को हम संस्कृति बोलते हैं। तो बात ये है कि ये जो भाषा है, लिपि है, खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, ये सारी की सारी चीज़ें, इनका हस्तांतरण जो है, उनको सीखने सिखाने का काम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चीज़ें कैसे जाएंगी, कल्चर की चीज़ें कैसे जाएंगी, तो ये कैसे जाएंगी, ये जाएंगी शिक्षा के माध्यम से। तो संस्कृति की जितनी भी चीज़ें हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे पहुंचाने का या हस्तांतरित करने का काम जो है वो शिक्षा का है। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी एक वर्ग की जो चीज़ें हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उसके विशेष व्यवहार हैं, उसकी भाषा है, उसकी लिपि है, उसका रहन सहन है, वो उसी वर्ग की दूसरी पीढ़ी में शिक्षा के माध्यम से हस्तांतरित होती है। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। बात करते हैं कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा क्यों दिया गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टू नेशन थ्योरी के तहत हमारे देश का विभाजन किया गया और दो राष्ट्र हमारे सामने आते हैं, एक पाकिस्तान और एक इंडिया अर्थात भारत। पाकिस्तान जो है एक तरीके का इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक देश है, जहां पर बहुसंख्यक की बात करें तो वहां पर सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या है, हिंदुओं की संख्या बहुत ही कम है। लेकिन जब हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, अपने इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर बहुसंख्यक जो है वो हिंदू हैं। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे मुस्लिम थे जो कि हमारे इस भारत में रहना चाहते थे, अपनी इस जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहते थे, वो हमारे देश में रह गए। और उन लोगों के मन में जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उन लोगों के मन में, अब इन अल्पसंख्यकों में अगर बात की जाए तो मैं बात अभी करूंगा कि अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, धर्म के लोग हैं जो कि अल्पसंख्यक में आते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको शामिल क्यों किया गया। तो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान निर्माण की शुरुआत की और संविधान निर्माण लगातार जारी था,
उसी दौरान जब मूल अधिकारों की बात आई तो इस पर बहुत ही बहस हुई, काफी विवाद भी होता है। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे वो अपने बारे में बहुत ही चिंतित थे, अपने समाज के बारे में बहुत ही चिंतित थे कि जो भारत में अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, जिन धर्म के लोगों की संख्या कम है, आखिरकार उनके लिए संविधान में क्या होना चाहिए, उनके क्या मूल अधिकार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो काफी बहस के बाद ये मुद्दा रखा गया, ये बात रखी गई कि हाँ, ये जो वर्ग के लोग हैं इनको कुछ विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए, कुछ विशेष प्रावधान किया जाए इनके लिए, ताकि इनके जो अधिकार हैं वो कोई छीन ना सके। और यही एक कारण था कि संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में मूल अधिकारों में भाग 3 में एक मूल अधिकार जोड़ा, जिसे हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि ये इसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। एक अनुच्छेद जोड़ा गया है अनुच्छेद 29 और दूसरा था अनुच्छेद 30। लेकिन अब यह भी बात होती है कि कई बार सवाल यह पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों के लिए किस प्रकार के मूल अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, तो वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। लेकिन यहां पर अल्पसंख्यक कहीं ऐसा तो लिखा नहीं है, सिर्फ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार लिखा है। लेकिन ये अल्पसंख्यकों के लिए ही है, मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है। लेकिन अभी मैं आगे बात करूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट्स रहता है कि अगर हम अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करें तो क्या इसमें सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात की जाती है, ठीक है, की जाती है या नहीं की जाती है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि अल्पसंख्यक कौन है, अर्थात माइनॉरिटीज में कौन लोग शामिल होंगे। देखिए, पहला जो अनुच्छेद है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। यहां पर हमें सबसे पहले अल्पसंख्यक जान लेना चाहिए। तो एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान में किस अनुच्छेद में या कहां पर अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित किया गया है। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा कहां पर लिखी है, संविधान में इसकी व्यवस्था जो है वो कहां पर की गई है, यह आपसे सवाल है। तो दोस्तों, संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं लिखी गई है, अर्थात कहीं पर भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन समय समय पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसले सुनाता है और कुछ परिभाषाएं या किसी शब्द की व्याख्या भी वो लगातार करता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में, अपनी परिभाषा में अल्पसंख्यक के बारे में बताया। उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिनकी संख्या 50% से कम होगी वो सभी अल्पसंख्यक में आएंगे। लेकिन हमारे देश में 80% की जो आबादी है वो तो सिर्फ हिंदुओं की है। तो ऑलरेडी क्या है, चूंकि बहुसंख्यक 80% है, मतलब हिंदू जो है वो 80% है, तो बाकी जो बचे लोग होंगे वो ऑलरेडी जो है वो अल्पसंख्यक में आएंगे। तो 20% बचे हुए लोगों में अगर बात करें तो मुस्लिम है, उसमें जैन है, बौद्ध हैं, सिख हैं, ठीक है, पारसी हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक में आएंगे। सवाल ये भी आप पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे बड़ी आबादी किन अल्पसंख्यकों की है, तो सबसे बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की है, ठीक है, अर्थात हिंदुओं के बाद जो है वो मुस्लिमों का नंबर आता है। तो भारत में जो है वो मुस्लिम अल्पसंख्यक है। तो अगर हम पूरे भारत को देखें, तो भारत को अगर देखें तो अल्पसंख्यकों में मुस्लिम जो हैं वो शामिल होंगे, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख ये सभी शामिल होंगे, ठीक है। लेकिन कई बार ये विवाद आता है और बहुत सारी जो पिटीशंस हैं, रिट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं और अभी तक उन पर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया गया। क्या वो पिटीशन है कि कई लोगों ने ये कहा कि किसी किसी राज्य में जो है वो हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी है, तो वहाँ पर जो है मुस्लिम बहुसंख्यक होना चाहिए और हिंदू अल्पसंख्यक होना चाहिए। होना तो ये चाहिए, लेकिन हम पूरे भारत को देखते हैं तब जाकर के मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक में आते हैं। अगर किसी प्रांत को देखें या किसी राज्य के किसी जिले को देखें तो कहीं कहीं पर ऐसी भी चीज़ें देखी गई हैं कि किसी जिले में जो है मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से बहुत अधिक है। जैसे एक मामला पहुंचा भी था कोर्ट में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो आजमगढ़ जिला है, और आजमगढ़ जिले में मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से बहुत अधिक है। तो बात ये कही गई कि अगर हम बात तो जरूर करते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है, लेकिन अगर जिले को देखें हम
किसी एक जिले को देखें तो उस जिले में तो उल्टा हो रहा है, अर्थात वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक है। तो इस चीज़ का भी निर्धारण होना चाहिए। इसको कैसे मैनेज किया जाए, भारत सरकार से भी ये सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया और अभी तक हालांकि इस पर ऐसी कोई चीज़ की नहीं गई है। देखते हैं कब इस पर कुछ भारत सरकार निर्णय लेती है। तो ये हमने बात की अल्पसंख्यकों की। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में किया गया और इसके दो पार्ट हैं, 29 का 1 और 29 का 2। 29 के 1 की बात करें तो इस पर लिखा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है। याद रखिए, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का जो अधिकार है उसमें उनके किन चीज़ों के संरक्षण की बात की गई है, या निम्न में से संरक्षित कौन सी चीज़ शामिल है या नहीं है। तो याद रखिए, भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार जो है वो दिया गया है, ठीक है। और लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मेन चीज़ तो इसकी ये है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यायिक निर्णय के अनुसार भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार जो है वो नागरिकों के सभी वर्गों को प्राप्त है, अर्थात वो अल्पसंख्यकों को भी प्राप्त है और बहुसंख्यकों को भी प्राप्त है। तो यहाँ पर इसका टाइटल, इसका शीर्षक यहाँ पर भले ही अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का लिखा हो, लेकिन ये सभी वर्गों के लिए है, अर्थात चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, सभी को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित या बनाए रखने का अधिकार यहां पर दिया गया है। तो ठीक है, हम शब्द जरूर यहां पर संविधान में शब्द जरूर अल्पसंख्यक यूज किया गया है, लेकिन यहां पर सभी वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित या बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। इस बात को याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, क्योंकि इस चीज को लोग गलत समझ जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 29 के 2 की बात करें तो इस पे लिखा है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के अधिकार के बारे में। ये शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के अधिकार के बारे में है और किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य विभेद उनके साथ नहीं कर सकता है, उनको रोक नहीं सकता है। तो शिक्षण संस्था किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में राज्य जो है वो रोक नहीं सकता है। ये बात कहां पर लिखी गई है? अनुच्छेद 29 के 2 में। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अधिकार जो है हमने अनुच्छेद 29 को यहां पर पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 30 में क्या लिखा गया है? अब अनुच्छेद 30 के भी 3 पार्ट कर दिए गए हैं। अनुच्छेद 30 का 1, फिर अनुच्छेद 30 के 1 का और फिर अनुच्छेद 30 का 2। तो यहां पर है मेन जो पार्ट है, मेन जो भाग हैं वो 2 हैं, अनुच्छेद 30 का 1, अनुच्छेद 30 का 2। अनुच्छेद 30 का 1 पार्ट कर दिया गया जिसे अनुच्छेद 30 के 1 का कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहां पर मुख्य बात क्या लिखी गई है। अनुच्छेद 30 में, 30 के 1 में इस पे लिखा गया है कि भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ये वाला जो पॉइंट है वो अल्पसंख्यक वर्गों के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी है, लेकिन यहां हम सिर्फ देखेंगे कि सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात यहां पर की गई है। ये चीज को याद रखिए। तो यहां अल्पसंख्यक जो है वो अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं, उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। इस पे किसी भी प्रकार का राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, इस चीज को जानते रहिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यहां पर एक चीज जोड़ी गई, अनुच्छेद 30 के 1 का क। आपको यह पता होगा कि इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के दर्जे से हटा करके उसे एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। उसी समय यहां पर यह पॉइंट जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह पॉइंट क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। यहां पर लिखा गया है कि राज्य द्वारा इस वर्ग के अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थानों की संपत्ति का अनिवार्य अर्जन किया जाता है। यदि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों की संपत्ति का अर्जन किया जाता है, उसको अगर लिया जाता है, उसका अधिग्रहण किया जाता है, उसको खरीदा जाता है, तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए दिए जाने वाली रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अर्थात गारंटीड अधिकार निर्बंधित, रिस्ट्रिक्टेड या निराकृत अर्थात एब्रोगेटेड ना हो जाएं।
अब ये संवैधानिक भाषा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, शायद आपको समझ में नहीं आई होगी। मैं इसको आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सिंपल भाषा में ये है कि राज्य अगर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान को, मान लो वो कह रहे हैं कि आप हमारे नियंत्रण में नहीं रहेगा, आप इसको ले लीजिए या खरीद लीजिए, आप खुद चलाइए, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, राज्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान को लेता है, अर्जित करता है, उसकी आय को अर्जित करता है, उसकी संपत्ति को अर्जित करता है, तो ऐसे में राज्य को उतना मुआवजा देना पड़ेगा। कितना? इतना मुआवजा देना पड़ेगा जिससे कि क्या हो कि उसकी जो गारंटीड हो, उसकी जो उस संपत्ति की जो कीमत हो वो बाधित ना हो, वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो या वो निरस्त ना हो। ठीक है, तो उसका मुआवजा कितना देना पड़ेगा? जितना उसका मुआवजा उचित हो उस शिक्षण संस्थान का, उससे कम मुआवजा जो है वो सरकार राज्य नहीं दे सकता है। ये यहां पर बात कही गई है राज्य के विषय में। अनुच्छेद 30 के 2 की बात करें तो यहां पर कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। तो यहां शिक्षण संस्थानों के बारे में बात की गई है। शिक्षण संस्थानों के बारे में क्या यहां पर कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान हैं उनके साथ राज्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा कि अगर उसको लगे कि ये अल्पसंख्यकों का है तो इसके साथ हम इसकी ना सहायता करें, इसको वित्तीय सहायता न दें, इसको मान्यता ना दें, ऐसी चीजें राज्य नहीं कर सकता है। ठीक है, जो बहुसंख्यकों के साथ, जो सभी के साथ शिक्षण संस्थानों में कि राज्य करेगा, वही चीज जो है, वही नियम जो है वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी लागू होगा। राज्य किसी भी प्रकार का इन शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों में भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे अगर मान्यता देना हो तो राज्य ये नहीं कहेगा कि नहीं हम आपको मान्यता नहीं देंगे, आप किसी विशेष धर्म या वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के, आपको हम नहीं देंगे, या हम कोई वित्तीय सहायता, आपको कोई वित्तीय मदद आपकी हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा राज्य नहीं कह सकता। इस प्रकार किसी विभेद जो है वो नहीं कर सकता है। यह एक चीज और जानते रहिए कि अल्पसंख्यक वर्गों के जो शिक्षण संस्थान हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, जिसमें से नंबर 1 की बात करें तो ऐसे शिक्षण संस्थान जो कि राज्य से मतलब मान्यता भी लेते हैं और वित्तीय सहायता भी लेते हैं। ठीक है, कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे भी होते हैं सेकंड नंबर के जो कि वित्तीय सहायता नहीं लेते हैं, आर्थिक मदद, उनको पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ उनको मान्यता चाहिए और वो बाकी सब कुछ देख लेते हैं। ये दूसरे प्रकार के शिक्षण संस्थान हो गए। तीसरे प्रकार के शिक्षण संस्थानों की बात करें तो वो ऐसे शिक्षण संस्थान होते हैं जो ना तो राज्य के द्वारा आर्थिक मदद लेते हैं और ना ही राज्य से कोई मान्यता लेते हैं। तो अब यहां पर जो ना वित्तीय सहायता ले रहे हैं ना ही वो मान्यता ले रहे हैं, ऐसे शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यकों के ऐसे शिक्षण संस्थान जो हैं वो सारा प्रशासनिक जो काम है वो खुद करेंगे, खुद तय करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि वो ऐसे नियम नहीं बनाएंगे जिससे कि विधि का उल्लंघन होता हो। ठीक है, या संविधान का उल्लंघन होता हो, इस तरीके का नहीं करेंगे। भले राज्य से वो आश्रित नहीं है, राज्य के अधीन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसी विधियां बनानी पड़ेंगी जो कि संविधान का उल्लंघन या विधि बनाई गई हो कोई उसका उल्लंघन करती हो, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक मामला आया सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा कैथोलिक कॉलेज केस 2006, ये केरल का मामला था और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसकी स्थापना, अर्थात किस तरह से इन शिक्षण संस्थानों की स्थापना होगी, उसके प्रावधान क्या होंगे और इसका प्रशासन जो है वो किस तरह किया जाएगा, इसकी व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा कैथोलिक कॉलेज केस 2006 में की थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट किए दे रहा हूं मुख्य बातें। मैंने बताया कि अल्पसंख्यक कौन है, ये संविधान में कहीं पर उल्लिखित नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई कि भारत में जो 80% बहुसंख्यक हैं, हिंदू हैं, उनके बाद जो बचे लोग हैं वो सभी के सभी अल्पसंख्यक में आएंगे। और यहाँ पर हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में 2 अनुच्छेदों की बात करते हैं, अनुच्छेद 29 की बात करते हैं, अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है, 29 की अगर बात करें तो अब मैं एक साथ बोल रहा हूं, पार्ट में नहीं बोलूंगा। यहां पर यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा और यहां पर न्यायिक निर्णय के आधार पर आपको यह भी समझना है कि यह सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी है, ये हमने बात की। और इसके साथ साथ इसमें हमने ये भी हमने देखा कि किसी नागरिक को प्रवेश देने से सिर्फ धर्म, जाति, मूल, वंश
और भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है प्रवेश देने में। यह बात जो है 29 में ही लिखी गई है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो यहां साफ साफ कहा गया है कि भाषा या धर्म पर आधारित सभी जो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान होंगे वो अल्पसंख्यक लोग अपनी रुचि से खोल सकते हैं और उसका प्रशासन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने जाना। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि इन शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये नहीं कह सकता है कि ये अल्पसंख्यक वर्ग का है तो इसको हम मदद नहीं करेंगे। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थान 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर जो आर्थिक और मान्यता दोनों प्रकार की सहायता लेते हैं। दूसरा नंबर जो सिर्फ मान्यता लेते हैं, आर्थिक सहायता नहीं लेते हैं। तीसरा नंबर जो ना तो वित्तीय सहायता लेते हैं, आर्थिक सहायता लेते हैं और ना ही मान्यता लेते हैं, उनका वो पूरी तरीके से अपने शिक्षण संस्थान पर नियंत्रण रखते हैं, उसके प्रशासनिक कार्य खुद देखते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई विधि नहीं बनाएंगे जिससे कि बाकी के लोगों का उल्लंघन हो, बाकी के लोगों को कोई समस्या हो या संविधान का उल्लंघन होता हो। ये हम लोगों ने यहाँ पर जाना। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यहाँ पर समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया हो तो कमेंट्स में कमेंट्स जरूर कर देना। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।